हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट री एग्जाम सितंबर 2024 कॉमर्स का यूनिट नंबर 6 बिजनेस मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के यूनिट को हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के यूनिट को डिस्कस किया था और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि सितंबर 2024 में इस यूनिट से कैसे कैसे सवाल पूछे गए थे। आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट में प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है और खासकर जो रिसेंट एग्जाम्स हुए हैं उसके पेपर तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उससे हमें ये पता चल जाता है कि किस यूनिट से किस तरीके का किस ट्रेंड में सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात जरूर कहेंगे कि वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही सिस्टमेटिक वे से हम आपके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को आपको इसी चैनल में डिस्कस करेंगे सारे चीजों को। तो वीडियो को जरूर से आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर से ज्यादा सब्सक्राइब करिए आप लोग। तो चलिए शुरू किया जाए। तो पहला क्वेश्चन है मैच द कॉलम से रिलेटेड, जिसमें डिफरेंट पर्सनालिटी ट्रेट्स दिए हुए हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो पर्सनालिटी ट्रेट्स है वो है कॉन्सेंटियसनेस। कॉन्सेंटियसनेस का मतलब होता है प्यारे बच्चों डिपेंडेबल, जो डिपेंडेबल होता है। ठीक है, तो कॉन्सेंटियसनेस का मतलब डिपेंडेबल। तो ए का आंसर क्या हो जाएगा? ए का फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। एग्रीएबल मतलब कैरिंग। ठीक है, एग्रीएबल का मतलब क्या हो जाएगा? कैरिंग। तो बी का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी का सही आंसर सेकंड हो जाएगा। एक्स्ट्रावर्जन, एक्स्ट्रावर्जन का मतलब क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? एक्स्ट्रावर्जन का मतलब आउटगोइंग। ठीक है, एक्स्ट्रावर्जन का मतलब आउटगोइंग। तो सी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी का फर्स्ट हो जाएगा। और ओपननेस टू एक्सपीरियंस मीन्स द क्रिएटिव। ओपननेस टू एक्सपीरियंस मीन्स द क्रिएटिव। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन रहा है सीक्वेंस में? 4213। 4213 ये ऑप्शन बन रहा है। तो 4213 दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जो कि ये भी आपके मैच द कॉलम से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। और इसमें क्या पूछा है? मैक्रो लेवल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर से हमें मिलाना है उसके एग्जांपल्स को। डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर्स दिए हैं और यहाँ पे हमें करेक्ट एग्जांपल को मैच करना है। तो सबसे पहले दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी। तो इससे हम लोग किस पे स्ट्रेस डालते हैं? इस पे हम लोग मेरिट पे प्लान। ठीक है, तो जैसी पॉलिसी स्ट्रेटेजी होगी वैसे ही मेरा पे प्लान होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए का सेकंड हो जाएगा। ए का सेकंड। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिजाइन। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड डिजाइन, अगर आपका स्ट्रक्चर एक ऐसा हो जो कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो लोगों के लिए, तो वहां पे एडवांसमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं होती है। सबको एक ही सिस्टम में, एक ही ढांचे में फिर काम करना होता है। ठीक है, तो वहां पे कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है कि कुछ नया करने का, कुछ एडवांस करने का। थर्ड है ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस, लैक ऑफ पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। एंड लास्ट है वर्किंग कंडीशन। वर्किंग कंडीशन क्राउडेड वर्क एरिया। क्राउडेड वर्क एरिया। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सेकंड, थर्ड, फोर्थ वन। 2 3 4 1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मान लीजिए बहुत टॉल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है प्यारे बच्चों, तो वहां पे क्या हो जाता है कि कहीं कुछ बोलना, कुछ फीडबैक पाना, कुछ फीडबैक लेना, ठीक है ना, क्या हो जाता है? बहुत मुश्किल हो जाता है। वहीं अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपका फ्लैट होता है, ठीक है ना, या आप कह लीजिए फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि FW टेलर के द्वारा दिया गया है, तो वहां पे वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ठीक है ना,
प्लानिंग एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, तो वहां कुछ बेहतर चीजें करने का अपॉर्चुनिटी होता है। ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ हर एक मैक्रो लेवल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेसर के ये कुछ एग्जांपल्स है। ठीक है, जो कि ये आपके पेपर में पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे प्यारे बच्चों। अरेंज द फॉलोइंग कंटेंट थ्योरी ऑफ वर्क मोटिवेशन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डेवलपमेंट। तो प्यारे बच्चों, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? बढ़ते हुए क्रम में, मतलब पहले सबसे छोटा वाला, फिर उससे ज्यादा वाला, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों है क्या है? सबसे पहले देखेंगे हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट, दैट इज डी। साइंटिफिक मैनेजमेंट, दैट इज डी। साइंटिफिक मैनेजमेंट, दैट इज डी। नेक्स्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों ह्यूमन रिलेशन। नेक्स्ट ह्यूमन रिलेशन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? फिर उसके बाद सर मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी होगा। बहुत बढ़िया, मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? सर हर्ट्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी, जिसको हाइजीन फैक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा फोर्थ। एंड लास्ट में एल्डफर ईआरजी थ्योरी। ठीक है ना, ईआरजी थ्योरी, एग्जिस्टेंस रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ, ईआरजी थ्योरी, एग्जिस्टेंस रिलेटेडनेस ग्रोथ। अगर आप लोगों को मान लीजिए किसी को 1 2 नहीं भी पता हो, तो ये तो पता होगा ना कि सबसे पहले मैस्लो का नीड हायरार्की थ्योरी आया था, फिर हर्ट्सबर्ग का थ्योरी आया था, फिर उसके बाद एल्डफर ईआरजी थ्योरी। CAB, देखिए कैब किस में दिया हुआ है? तो सर कैब हमको एक सेकंड ऑप्शन में ही दिख रहा है। तो मान लीजिए DE में अगर कोई बच्चा कंफ्यूज भी हो रहा होगा तो उसको इतना तो पता ही होगा। ठीक है ना, वो मोटिवेशन थ्योरी सारे ही बच्चे पढ़ते हैं, तो इतना तो आपके नॉलेज में जरूर होगा कि कौन सा इसमें से मोटिवेशन थ्योरी पहले आया, कौन सा बाद में आया। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग which one of the following source of power of the supervisor is not true for the subordinate to comply? ठीक है, which of the following is power of the supervisor, सुपरवाइजर का वो पावर, ठीक है, सुपरवाइजर का वो पावर प्यारे बच्चों जिसके साथ इज नॉट ट्रू फॉर दी सबॉर्डिनेट, जिसके साथ सबॉर्डिनेट कंप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, रिवॉर्ड देंगे तो बिल्कुल सबॉर्डिनेट साथ चलेंगे। ठीक है ना, कोर्सिव बिल्कुल, एक्सपर्ट, ठीक है ना, एक्सपर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ पावर सुपरवाइजर इज नॉट ट्रू फॉर द सबऑर्डिनेट? तो एक्सपर्ट, ठीक है ना, एक्सपर्ट के साथ हम कंप्लाई नहीं कर पाएंगे। मीन एंड्स कंट्रोल, ठीक है, ये सब सही है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सपर्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीसीडेंट्स कंडीशन एक्सप्लेन द इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट? तो इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट को कौन कौन डिस्कस करता है? तो प्यारे बच्चे यहाँ पे पर्सनल डिफरेंस, ना ये तो बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज, जी हाँ बिल्कुल ये होगा, कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज। रोल ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी नहीं। टास्क इंडिपेंडेंस बिल्कुल। जुरिस्डिक्शनल एम्बिग्यूटी ये होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी डी एंड ई। तो बी डी ई देखिए किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर 4 में है सर, बी डी एंड ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लीडर? इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है लीडर के? तो प्यारे बच्चों आप सभी को पता है, आप सबको पता है कि एक लीडर का सही कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। एक अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए किसी भी लीडर के अंदर? तो सबसे पहले आई ऑन द हॉराइजन, ठीक है, फोकस ऑन सिस्टम एंड स्ट्रक्चर, नहीं ये लोगों के ऊपर, ठीक है ना। एक अच्छा लीडर वही होता है जो हर इंसान को समझे, ह्यूमन बीइंग की तरफ इनका फोकस होता है। ठीक है ना, सिस्टम स्ट्रक्चर से ज्यादा ह्यूमन बीइंग के लिए, ह्यूमन बीइंग के हित को लेके हम जो चले वही तो असली लीडर कहलाएगा ना। तो आई ऑन हॉराइजन, ठीक है, बी ऑप्शन। और क्या हो जाएगा? आस्क हाउ एंड व्हेन नहीं। डज थिंग्स राइट। ओरिजिनेट्स, बिल्कुल ओरिजिनेट करेगा। तो ई ऑप्शन देखिए, ई इसमें इसी में मैं वो हो गया है, एक ही लाइन में हो गया, गलती से मिसप्रिंट हो गया है, कोई बात नहीं।
तो ई हो जाएगा ओरिजिनेट। तो बी एंड ई इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलेंगे। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन वायलेट विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड को वायलेट करता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, मैच द कॉलम से आ गया सवाल। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो जाएगा इसमें से रेफर्स टू द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, ये तो डिसेंट्रलाइजेशन है, ये तो डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, दैट इज डी का 1। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ग्रुप एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, ये तो डिविजनल स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये तो डिविजनल हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के आधार पर, तो देखिए सी का 2 मिल गया। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट अंडर ए सुपरवाइजर, तो बी का 3rd हो गया, बी का 3rd हो गया। तो ए का क्या हो जाएगा सर? ए का हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो छूट गया अभी, 4th। ए का 4th, ए में था क्या? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर द फ्रेमवर्क विद इन विच द मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर ऑपरेटेड। ये वो फ्रेमवर्क है जिसमें मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क को परफॉर्म किया जाता है। तो करेक्ट इसका क्रम क्या बनेगा प्यारे बच्चों? 4 3 2 1। एक ही ऑप्शन है जिसमें 4 3 2 1 मैच हो रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4th। 4 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, विच ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्रमोट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन ए डिपार्टमेंट बिकॉज ऑफ सिमिलरिटीज इन द टास्क बीइंग परफॉर्म्ड। तो ये हो जाएगा फंक्शनल स्ट्रक्चर प्रमोट्स द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जहां प्रमोट होता है विद इन अ डिपार्टमेंट बिकॉज ऑफ सिमिलर टास्क, सिमिलर हो जाता है। इसीलिए तो एफडब्ल्यू टेलर ने कहा था कि काम को 2 भागों में बांट दो। प्लानिंग डिपार्टमेंट जहां पे प्लानिंग का ही केवल काम हो, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जहां पे सिर्फ प्रोडक्शन का ही काम हो। ठीक है, तो इसमें इससे क्या हो जाएगा? एक्सपर्टीज आ जाएगा, काम आसान हो जाएगा सभी के लिए। ठीक है, जब आप किसी काम में एक्सपर्ट हो गए तो आपके लिए वो काम आसान भी हो जाता है, आप उसी में स्पेशलिस्ट भी हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब मैच द लिस्ट में यहाँ पे कुछ टेक्निक और उसके डिस्क्रिप्शन दिए हैं। तो प्यारे बच्चों दिया है गॉर्डन टेक्निक। तो गॉर्डन टेक्निक क्या हो जाएगा? टीचिंग इंपॉर्टेंस ऑफ रिसॉल्विंग मैटर, इंसाइट इनटू अ गिवन इंटरेक्शन, लिसनिंग ऑफ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, स्टीयरिंग ए डिस्कशन टू क्रिस्टलाइज सॉल्यूशन। बिल्कुल, गॉर्डन टेक्निक का मतलब है कि स्टीयरिंग ए डिस्कशन टू क्रिस्टलाइज दिस सॉल्यूशन। तो ए का करेक्ट ऑप्शन 4th हो जाएगा। मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस, तो प्यारे बच्चों मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस का मतलब होता है लिसनिंग ऑफ द अल्टरनेटिव सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, लिसनिंग ऑफ द अल्टरनेटिव सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम। तो बी का 3rd हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी का 3rd हो जाएगा। बिल्ट इन टेंशन, बिल्ट इन टेंशन का मतलब टीचिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ रिसॉल्विंग द मैटर, टीचिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ रिसॉल्विंग मैटर, सी का 1 हो जाएगा। एंड डी है मैनोड्रामा, मैनोड्रामा। तो मैनोड्रामा का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? मैनोड्रामा एक ही ऑप्शन बचा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2nd। इनसाइट इनटू ए गिवन इंटरेक्शन, इनसाइट इनटू ए गिवन इंटरेक्शन। तो सही क्रम क्या होगा आंसर का? 4 3 1 2, 4 3 1 2। देखिए ये भी केवल एक ही ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4th। प्यारे बच्चों अगले सवाल की तरफ चलेंगे हम लोग। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन the process of making subordinate to act in a desired manner to achieve this certain organization goal is known as। तो प्यारे बच्चों act in a desired manner to achieve, ये है मोटिवेशन का डेफिनेशन, मोटिवेशन का डेफिनेशन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए बहुत ही आसान सा मैच द कॉलम आया हुआ है। यूनिटी ऑफ कमांड, तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? यूनिटी ऑफ कमांड। तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है सर सबऑर्डिनेट रिपोर्ट टू ओनली वन बॉस, यही तो होता है ना यूनिटी ऑफ कमांड। तो ए का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यूनिटी ऑफ कमांड। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 4th मैच करेगा। ठीक है, ए का 4th, सबऑर्डिनेट रिपोर्ट टू ओनली वन बॉस। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन,
यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब जहां पे फंक्शन हैव ओनली वन प्लान एंड वन बॉस, एक ही दिशा के तरफ, दिशा निर्देश के तरफ सभी लोग काम करेंगे, परफॉर्म करेंगे, दैट इज बी का हो गया थर्ड यहाँ पे। ठीक है, स्केलर चेन क्या होता है? हायरार्कियल फॉर्मलाइज कम्युनिकेशन चैनल। स्केलर चेन क्या होता है प्यारे बच्चों? हायरार्कियल फॉर्मलाइज कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है, तो सी का हो जाएगा सेकेंड, और डी एक ही ऑप्शन बच गया, स्पिरिट डी कॉर्प्स में सब लोग मिलजुल के काम करें, अकेले से कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये कहता है स्पिरिट डी कॉर्प्स मींस मेंटेनिंग हाई मोरल अमॉन्ग द एम्प्लॉय इज इंपेरेटिव, तो डी का 1। 4 3 2 1 ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है मैच द कॉलम से देखेंगे प्यारे बच्चों, फॉर्मल इनफॉर्मल डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से सवाल पूछा है। तो प्यारे बच्चों इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आप सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर। ठीक है, तो इंटरेक्शन अमॉन्ग द पीपल एट वर्क गिवन राइज टू ए नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप, जहां पे ये देखिए सेकंड ऑप्शन, जहां पे सोशल रिलेशनशिप बनता है वो होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, बाकी किसी भी फॉर्म में इन सोशल रिलेशनशिप नहीं क्रिएट होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ये आपको पता है जहां पे क्लियर कट बताया जाता है क्या आपकी बाउंड्रीज है, कौन अथॉरिटी है, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब कुछ क्लियर कट डिफाइन जहां होता है उसको हम लोग कहते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, दैट इज बी का फोर्थ। तो ए का हो गया सेकेंड, बी का हो गया फोर्थ। डिविजनल स्ट्रक्चर, तो डिविजनल स्ट्रक्चर द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंप्राइज सेपरेट बिजनेस यूनिट, ये होता है डिवीजन, हर एक काम का क्या है, एक अलग यूनिट है। सी का थर्ड, तो डी का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? डी का हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, फंक्शनल स्ट्रक्चर देयर इज ए ग्रुप ऑफ जॉब ऑफ सिमिलर नेचर, ग्रुप ऑफ जॉब ऑफ सिमिलर नेचर, तो 2 4 3 1 2 4 3 1 थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। Next, which environment shapes the attitude of human being, though there may be a great diversity in its impact? तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों द सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट, द सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज गिवन द डेफिनेशन ऑफ CSR? वेल्थ क्रिएटेड फ्रॉम सोसाइटी हैज टू बी प्लॉग्ड बैक इनटू द सोसाइटी। तो ये स्टेटमेंट ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीन्स मैनेजमेंट शुड प्रमोट ए टीम स्पिरिट यूनिट एंड हार्मोनी? ये तो अभी आप लोगों ने मैच द कॉलम में किया, दैट इज स्पिरिट द कॉप, सभी लोग मिलजुल के काम करेंगे, अकेले से कुछ नहीं होता है। ठीक है, टीम में काम करना है, इंडिविजुअली कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, किसी भी टास्क को हम कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। Who has suggested the 7S framework of organizational change? तो प्यारे बच्चों 7S फ्रेमवर्क ये मैकेंसे के द्वारा दिया है। अब आप लोगों का होमवर्क ये है कि 7S फ्रेमवर्क के बारे में जितना आप लोगों को पता है उतना आप लोग डिटेल में इसको कमेंट करें। ठीक है, उतना आप लोग डिटेल में कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें इसको। जल्दी से आप लोग पहले वीडियो को देख लीजिए, अभी मत करिएगा, पहले आप लोग वीडियो को देख लीजिए, जब वीडियो खत्म हो जाएगा तब आप लोग लास्ट में कमेंट करिएगा 7S फ्रेमवर्क क्या है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज का, जो कि मैकेंसे के द्वारा दिया गया है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। ए सम ऑफ टोटल ऑफ वे इन विच एन इंडिविजुअल रिएक्ट एंड इंटरेक्ट विथ अदर, इट इज कॉल्ड सर, इट इज कॉल्ड पर्सनालिटी। बिल्कुल सही जवाब। ए सम टोटल ऑफ वेज इन विच एन इंडिविजुअल रिएक्ट्स एंड इंटरेक्ट्स विथ अदर इज कॉल्ड द पर्सनालिटी। आगे चलेंगे। अरेंज द 5 स्टेजेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस इन प्रॉपर सीक्वेंस फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। सबसे पहले पोटेंशियल ऑपोजिशन और इनकम्पैटिबिलिटी, बिल्कुल ये तो पहले ही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है, दूसरे कलर से लिखना चाहिए मुझे थोड़ा सा ताकि थोड़ा लाइट दिखे, है ना? हाँ, नेक्स्ट है देखिए इंटेंशन, फिर कॉग्निशन एंड पर्सनालिटी, आउटकम एंड बिहेवियर। तो कॉग्निशन एंड पर्सनालिटी सेकंड नंबर पे आ जाएगा। इंटेंशंस, कॉग्निशन एंड पर्सनलाइजेशन के बाद आता है। ठीक है,
फिर उसके बाद आउटकम एंड बिहेवियर। तो उसके बाद पहले देखिए इंटेंशन के बाद फिर आपका बिहेवियर, और बिहेवियर के बाद ही लास्ट में आएगा आउटकम। लास्ट में प्यारे बच्चों आएगा आउटकम, ठीक है। तो सही क्रम इसका क्या हो जाएगा, ACBED। ACBED जो है सही क्रम हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है, और बेल आइकन को जरूर आप लोग प्रेस कर दें। जितना ज्यादा से ज्यादा हो आप लोग कॉमर्स स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले प्यारे बच्चों, ठीक है, ताकि मुझे आप लोगों की तरफ से मोटिवेशन मिलते रहे। चलिए नेक्स्ट आगे चलेंगे प्यारे बच्चों अगले सवाल की तरफ। रॉबर्ट एल कार्ड्स आइडेंटिफाई 3 काइंड ऑफ स्किल फॉर एडमिनिस्ट्रेटर्स विच अमंग द फॉलोइंग स्किल वाज नॉट आइडेंटिफाइड बाय कार्ड्स। तो प्यारे बच्चों, हम सबको पता है कार्ड्स ने 3 स्किल के बारे में बताया था। एक है टेक्निकल स्किल, टेक्निकल स्किल के बारे में बताया था। फिर उन्होंने ह्यूमन स्किल के बारे में बताया था, ह्यूमन स्किल, और उसके बाद कॉन्सेप्चुअल स्किल। यही 3 स्किल के बारे में कार्ड्स ने बताया था। लेकिन एक, अब देखिए इसमें से कौन सा ऐसा स्किल है जो मैच नहीं हो रहा है। सर डिजाइन स्किल कुछ नहीं होता है, ये ऐसा कोई स्किल नहीं है जिसके बारे में कार्ड्स ने बताया था। कार्ड्स ने केवल 3 स्किल के बारे में बताया था, टेक्निकल स्किल, ह्यूमन स्किल एंड कॉन्सेप्चुअल स्किल। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। व्हाट इज द बिलीव अमॉन्ग द प्लूरलिस्ट रिगार्डिंग द कॉन्फ्लिक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन। कॉन्फ्लिक्ट इज अननेसेसरी एंड शुड बी अवॉइडेड एंड इग्नोर्ड, नहीं, एट ऑल कॉस्ट जी नहीं। कॉन्फ्लिक्ट इज नेसेसरी एंड शुड बी इग्नोर्ड, नहीं। कॉन्फ्लिक्ट इज नेसेसरी बट इट कैन बी मैनेज एंड, जी हाँ, कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही, नेसेसरी तो है कॉन्फ्लिक्ट होना। कभी कभी देखिए कॉन्फ्लिक्ट का मतलब यही नहीं कि हमेशा नेगेटिव चीज के लिए हम कॉन्फ्लिक्ट करते हो, हम कभी सही चीज के लिए भी हमें लड़ना पड़ सकता है, ठीक है, कभी कभी हमें सही चीज के लिए भी लड़ना पड़ सकता है। तो यस, कॉन्फ्लिक्ट तो नेसेसरी है, लेकिन उसको मैनेज भी करने आना चाहिए और उसको रिसॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द मेजर स्टेप ऑफ लुथांस ओबी, Luthans OB mod approach to behavioral performance management from earlier to later। तो प्यारे बच्चों, लुथांस ओबी का जो मॉड है वो है सबसे पहले आइडेंटिफाई, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, दैट इज आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई करने के बाद क्या हो जाएगा, आइडेंटिफाई करने के बाद मेजर करेंगे उसको हम लोग, ठीक है, उसको मेजर करेंगे। मेजर करने के बाद क्या करेंगे प्यारे बच्चों, मेजर करने के बाद प्यारे बच्चों एनालाइज करेंगे, देखेंगे उसमें उसका परिणाम, एनालाइज करेंगे। फिर उसके बाद इंटरवेन एंड लास्ट में हम लोग करेंगे उसको एवेल्युएट, लास्ट में हम लोग करेंगे एवेल्युएट। देखिए ई तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। अब आपको देखना बी पहले आएगा कि ए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखिए किसी चीज को हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो उसको मेजर कैसे हम कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपको नहीं भी आता होगा तो इतना तो कॉमन सेंस आप लगा ही सकते थे कि एवेल्युएशन सबसे आखिरी में आता है, किसी चीज का एवेल्युएशन, मूल्यांकन करना सबसे आखिरी में ही आएगा, ठीक है। तो पहले चीजों को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर मेजर करते हैं हम लोग, ठीक है, तब उसको एनालाइज करते हैं इस तरीके से। तो अगर आपको इसका आंसर नहीं भी आता होगा तो आप अपने कॉमन सेंस से जरूर इसको लगा सकते थे, ठीक है। विसल ब्लोइंग क्या है, विसल ब्लोइंग तो बहुत हम लोगों ने इस चीज को पढ़ा है, रिपोर्टिंग द अनएथिकल प्रैक्टिसेस बाय देयर एम्प्लॉयर टू आउटसाइडर, इसको कहते हैं विसल ब्लोइंग, रिपोर्टिंग द अनएथिकल प्रैक्टिसेस बाय देयर एम्प्लॉयर टू आउटसाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट इन ऑपरेशन मैनेजमेंट इन द ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम ओल्डेस्ट टू द न्यूएस्ट। तो स्टार्टिंग फ्रॉम ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, सबसे पहले प्यारे बच्चों इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फिर उसके बाद साइंटिफिक मैनेजमेंट, सेकंड साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है, उसके बाद ह्यूमन रिलेशन, साइंटिफिक मैनेजमेंट के बाद ह्यूमन रिलेशन आया था एल्टन मायो का, एल्टन मायो पता होगा आप लोगों को, ह्यूमन रिलेशन, फिर ऑपरेशन रिसर्च एंड फिर क्वालिटी रेवोल्यूशन, ऑपरेशन रिसर्च फिर क्वालिटी रेवोल्यूशन, CBRR
CBEDA, CBEDA, CBEDA करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है और उसके अप्रोप्रिएट व्यूज। ट्रेडिशनल व्यू क्या कहता है? ट्रेडिशनल व्यू ये कहता है द बिलीव दैट ऑल कॉन्फ्लिक्ट इज हार्मफुल। तो ट्रेडिशनल व्यू ये कहता था कि सारे कॉन्फ्लिक्ट बेकार है और इसको ज्यादा से ज्यादा हमें अवॉइड करने चाहिए। ये था ट्रेडिशनल व्यू, ठीक है। दैट इज ए का क्या हो जाएगा? ए का सेकेंड। तो ये था ट्रेडिशनल व्यू। ह्यूमन रिलेशन व्यू क्या कहता है? द बिलीव दैट कॉन्फ्लिक्ट तो नेचुरली होगा ही एंड इनएविटेबल, इसको हम रोक नहीं सकते, आउटकम इन एनी ग्रुप, इनएविटेबल। एक ह्यूमन रिलेशन व्यू ऐसा था कि कॉन्फ्लिक्ट तो भैया होगा ही, इसको आप नहीं रोक सकते, ना ही पूरी तरीके से आप इसको खत्म कर सकते हैं, ठीक है। इंटरएक्शनिस्ट व्यू, इंटरएक्शनिस्ट व्यू था द बिलीव दैट कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट ए पॉजिटिव फोर्स इन ए ग्रुप बट दिस इज एब्सोल्यूट नेसेसरी फॉर ए ग्रुप टू परफॉर्म इफेक्टिवली। इंटरएक्शनिस्ट व्यू था कि बिलीव ये मानना था कि कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट ए पॉजिटिव फोर्स इन ए ग्रुप, कॉन्फ्लिक्ट कोई पॉजिटिव फोर्स नहीं हो सकता कभी भी, बट दैट इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर ग्रुप टू परफॉर्म इफेक्टिवली। इफेक्टिवली परफॉर्मेंस के लिए कॉन्फ्लिक्ट का होना जरूरी था, ये इंटरैक्शनिस्ट व्यू कहता था, ठीक है। सी का फोर्थ एंड डी का देखिए एक ही बचा है, डी का थर्ड। दैट इज फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट क्या था? कॉन्फ्लिक्ट दैट सपोज द गोल ऑफ द ग्रुप एंड इंप्रूव इट्स परफॉर्मेंस, फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो सही उत्तर 2143, 2143, दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है, 2143। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैच द कॉलम से, ठीक है। तो मैच द कॉलम से हम लोग को देखिए क्या पता चल रहा है, ट्रेंड जो है अभी के लेटेस्ट पैटर्न का, प्यारे बच्चों, मैच द कॉलम से काफी ज्यादा सवाल देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है लाइन स्टाफ कॉन्फ्लिक्ट को पहले हम लोग मैच कर ले। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है लाइन एंड स्टाफ, ये एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, तो बी का 1 मिल गया हमें। अप्रेजल सिस्टम, पॉल्यूटेड एयर, पॉल्यूटेड एयर से होगा तो वर्किंग कंडीशन खराब होगा ना मेरा, डी का थर्ड हो जाएगा। अच्छा, तो अप्रेजल सिस्टम का क्या मतलब है यहाँ पे? अप्रेजल सिस्टम का एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस है, ठीक है, सी का फोर्थ हो जाएगा। एंड रोटेटिंग वर्क शिफ्ट, रोटेटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी। तो ए का सेकेंड, बी का 1, सी का फोर्थ एंड थर्ड, तो 2143, 2143 प्यारे बच्चों जो है करेक्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट, थर्ड ऑप्शन जो है सही जवाब है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे हम लोग। द राइट दैट इज डेलीगेटेड टू एन इंडिविजुअल और डिपार्टमेंट टू कंट्रोल द स्पेसिफिक to control specific processes, practices, policies or other matter relating to activities undertaken by person in other department, it is called, तो प्यारे बच्चों इसको हम लोग कहते हैं फंक्शनल अथॉरिटी, इसको हम लोग क्या कहेंगे? फंक्शनल अथॉरिटी कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द कॉलम से रिलेटेड, फिर से डिसीजन थ्योरी अप्रोच, फोकस इन जहां पे डिसीजन लिया जाता है, फोकस इन मेकिंग डिसीजन, तो ए का थर्ड, ए का थर्ड। बी का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? मैनेजमेंट साइंस अप्रोच, तो मैनेजिंग इन सीन एंड मैथमेटिकल प्रोसेस, मैनेजिंग इज सीन एज ए मैथमेटिकल प्रोसेस, ठीक है। तो बी का 1 मैनेजमेंट साइंस अप्रोच, जहां पे मैथमेटिकल प्रोसेस के तरीके से मैनेजमेंट को देखा जाता है। ऑपरेशनल अप्रोच क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑपरेशनल अप्रोच ड्रॉ टुगेदर कंसेप्ट, प्रिंसिपल, टेक्निक एंड नॉलेज फ्रॉम अदर फील्ड ऑफ मैनेजरियल अप्रोच, ये है ऑपरेशनल अप्रोच। तो सी का फोर्थ ऑप्शन और डी का सेकंड हो गया। तो सही क्रम क्या होगा इस क्वेश्चन का? सही ऑप्शन का क्रम क्या होगा इस, ठीक है, 3142, 3142, तो जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है सही है, 3142। नेक्स्ट और लास्ट सवाल आज के इस वीडियो का, ए फेनोमेनन इन विच द नॉर्म्स फॉर कॉन्सेंसस ओवरराइड दैट रियलिस्टिक अप्रेजल ऑफ अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन इज, इसको प्यारे बच्चों इसको हम लोग ग्रुप थिंक कहते हैं, ठीक है, ग्रुप थिंक।
जो एक होता है ना 2D2N वाला, जो 2D2N वाला एक अप्रोच होता है ना, वही है, ठीक है ना, वही फेनोमेनन के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है, 2D2N वाला। चलिए, तो प्यारे बच्चों, ये था आप लोगों के यूनिट 6 का आया हुआ सवाल सितंबर 2024 यूजीसी नेट री एग्जाम के पेपर में, जिसको हम लोगों ने डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस किया। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा और अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।